फिजिक्स के क्वेश्चंस, भौतिक विज्ञान। क्वेश्चन फर्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी प्लेन मिरर के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, यानी आंसर बी सही है, काल्पनिक। प्लेन मिरर के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, आंसर बी सही है। क्वेश्चन सेकंड, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण होता है समतल, यानी प्लेन। तो आंसर सी सही है, प्लेन, समतल, आंसर सी सही है। क्वेश्चन थर्ड, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है चपटा, यानी आंसर डी सही है, चपटा दिखाई देता है। क्वेश्चन फोर्थ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यानी प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा और आभासी, यानी आंसर सी सही है। क्वेश्चन फिफ्थ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा सही है इसमें? ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा, या डी सभी कथन सत्य हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यानी आंसर बी सही है। क्वेश्चन सिक्स्थ है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। तो आंसर डी सही है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आंसर डी सही है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ओके, डी सही है आंसर। क्वेश्चन सेवेंथ है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है उल्टा, यानी ए सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल और उत्तल, यानी आंसर डी सही है, प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ओके, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से कोई नहीं।
वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, ये में है, तो समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है यानी कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। तो कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, यानी आंसर सी सही है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। आंसर बी सही है, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 11, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, डी डियोप्टर, सी डियोप्टर, डी अन्य। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। आंसर सी सही है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। इसका कारण है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन। आंसर बी सही है, अपवर्तन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानी में डली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। इसका कारण ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी में डली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन, यानी आंसर बी सही है। अपवर्तन के कारण पानी में डली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। तो आंसर ए सही है, कॉनकेव मिरर सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। आंसर सी सही है, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण डॉक्टर प्रयोग करता है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए। ओके। क्वेश्चन 16, हीरा का अपवर्तनांक है ए 1.77 है, बी 1.47, सी 1.44 या डी 2.42 है। तो हीरे का अपवर्तनांक है 2.42 है। आंसर डी सही है, 2.42 है अपवर्तनांक हीरे का।
क्वेश्चन 17, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी अन्य। तो मोटर गाड़ी के चालक के यानी ड्राइवर के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सी सही है आंसर। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। तो समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, आंसर सी सही है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 मीटर, डी 3 मीटर। तो किसी नेत्र का निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, आंसर बी सही है कि किसी नेत्र का निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20, समान मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी अनंत पर, सी 25 मिलीमीटर पर होता है, डी 25 मीटर पर होता है। तो समान मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत पर होता है, आंसर है अनंत पर होता है, यानी आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है। ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों, डी सभी कथन सत्य हैं। तो कौन सा सही है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यानी आंसर सी सही, बी सही है, आंसर बी सही है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 22, किलोवाट घंटा मात्रक है। ए आवेश का विद्युत, बी ऊर्जा का, सी विभवांतर विद्युत, डी शक्ति का। तो किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, ओके, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी फोकस लेंस, ये दूरदृष्टि फोकस लेंस, डी बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस लगा होता है, आंसर बी सही है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है, कॉनकेव लेंस लगा होता है, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ये दूर दृष्टि यानी दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ए अवतल लेंस, बी फोकस लेंस, इसको काट दीजिए, सी उत्तल लेंस,
डी बेलनाकार लेंस। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। दीर्घ दृष्टि यानी दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव नेत्र में होता है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। आंसर सी सही है। मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ए लाल, बी नीला, सी काला, डी पीला। तो उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल, यानी आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, डी सभी कथन सत्य हैं। तो इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। आंसर ए सही है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है ए कार्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी पुतली। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी एम्पियर या डी मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। आंसर बी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। ए हाथ पैर, बी मांसपेशियां हृदय, सी हृदय तथा मस्तिष्क, डी नेत्र या दृष्टि तंत्रिका। तो इसमें से आंसर है सी आंसर सही है, हृदय और मस्तिष्क। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो वो भाग है मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क, यानी आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ए इस्पात, बी नरम लोहे, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। तो नरम लोहे का। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने, ए बी फ्लेमिंग ने, सी फैराडे ने, डी एम्पियर ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। आंसर सी सही है, फैराडे ने।
क्वेश्चन 33 नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ए क्रोमियम, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम, डी एल्युमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। आंसर सी सही है। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ओके, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोल। तो इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है ये पूछ रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा है सौर ऊर्जा। आंसर बी सही है। बी सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 35 सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए ए स्टील, बी सिलिकॉन, सी अभ्रक और डी सीसा। तो सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन। आंसर बी सही है, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 36 सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ए विद्युत ऊर्जा में, बी गतिज ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा में, डी ताप ऊर्जा में। तो किसमें रूपांतरित करते हैं सौर सेल सौर ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा में। आंसर ए सही है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। क्वेश्चन 37 क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। रूप में होगा में। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। ए एलपीजी, बी बायोगैस, सी सीएनजी या डी कोयला। तो किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। तो सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। तो आंसर सी सही है, सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ए दाब, बी ऊर्जा, सी संवेग, डी कार्य। तो सदिश राशि इसमें से है संवेग यानी आंसर सी सही है। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है संवेग। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटी। कौन है अदिश राशि। ए बल अगुण, बी ऊर्जा, सी संवेग, डी ये सभी। तो अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है ऊर्जा। आंसर बी सही है। अदिश राशि क्या है ऊर्जा। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है पूछा है। तो ए वेग, बी संवेग, सी द्रव्यमान, डी कोणीय वेग। तो कौन सी एक सदिश राशि नहीं है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। आंसर सी सही है कि द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 कार्य का मात्रक है ए वाट, बी जूल, सी न्यूटन, डी एम्पियर। तो कार्य का मात्रक है जूल। आंसर बी सही है। ओके।
क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है ए समय की, बी द्रव्यमान की, सी दूरी की, डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, आंसर सी सही है, दूरी की। क्वेश्चन नंबर 43, पारसेक इकाई है ए द्रव्यमान की, बी चुंबकीय बल की, सी समय की, डी दूरी की। तो पारसेक इकाई है दूरी की, आंसर डी सही है, दूरी की। क्वेश्चन नंबर 44, दाब का मात्रक है ए डाइन, बी जूल, सी वॉट, डी पास्कल। तो दाब का मात्रक है पास्कल, आंसर डी सही है, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 45, ज्योति तीव्रता का मात्रक है ए ऑप्टर, बी कैंडेला, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, आंसर कैंडेला होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, यानी आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1965 में ए, बी 1971 में, सी 1991 में, डी 1985 में। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई 1971 में, आंसर बी सही है, 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ए जूल, बी कैलोरी, सी अर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में, खाद्य यानी फूड। तो खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए वॉट, बी ऑप्टर, डी डायोप्टर, डी न्यूटन। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी वॉट। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ए करंट, बी प्रतिरोध, सी पावर, डी वोल्टेज। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सा है, यानी वेक्टर मात्रा यानी सदिश राशि कौन है इसमें से? ए ऊर्जा, बी तापमान, सी बल, डी चाल। तो वेक्टर क्वांटिटी यानी वेक्टर मात्रा है यानी सदिश राशि है इनमें से सी बल, आंसर बी सही है कि बल वेक्टर मात्रा है यानी सदिश राशि है। ओके, आंसर सी सही है, बल। क्वेश्चन नंबर 52, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ए घर्षण बल, बी
अभिकेंद्रीय बल, सी अपकेंद्रीय बल, डी इनमें से कोई नहीं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। आंसर सी सही है कि दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। तो आंसर सी सही है, अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 53, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। आंसर ए सही है, स्थितिज ऊर्जा होती है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण ए दाब, बी घनत्व, सी ताप, डी वेग। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण घनत्व है, डेंसिटी। बी आंसर सही है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण डेंसिटी है, घनत्व। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? ए आयतन, बी घनत्व, सी द्रव्यमान या डी भार। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? घनत्व, डेंसिटी। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ए जल की बहाव, बी जल की गहराई, सी जल की मात्रा, डी जल की शुद्धता। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है ये पूछ रहा। तो क्यूसेक से मापा जाता है जल की बहाव। आंसर ए सही है, जल की बहाव। क्यूसेक से मापा जाता है जल की बहाव। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ये और नहीं और है, खींचा चला जाता है। तो ए द्रव्यमान, बी आवेगी बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी संवेग। तो वह कौन सा बल है पूछ रहा है यहाँ पर, बल जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र यानी सेंटर की ओर खींचा चला जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आंसर सी सही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी कोपरनिकस, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। आंसर बी सही है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। आंसर बी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 57, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, बी समकोण त्रिभुज का नियम, सी प्लवन का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। आर्किमिडीज का नियम है प्लवन का नियम। आंसर सी सही है कि आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से संबंधित है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, श्यानता इकाई है? ए पॉइज, बी पॉइजूली, सी पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता इकाई है पॉइज की। आंसर ए सही है, पॉइज। ओके, पॉइज की इकाई है श्यानता। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59,
जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी ये सभी। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। आंसर सी सही है, तृतीय नियम। तो तृतीय नियम न्यूटन का तृतीय नियम है जिसके कारण जल में तैरना संभव है। ओके, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 यानी लास्ट क्वेश्चंस। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ए तरंग दैर्ध्य, बी आवर्तकाल, सी आवृत्ति, डी समय। एंगस्ट्रॉम मापता है तरंग दैर्ध्य। ओके, आंसर ए सही है कि एंगस्ट्रॉम मापता है तरंग दैर्ध्य। आंसर ए सही है, तरंग दैर्ध्य। ओके, तो ये सारे थे फिजिक्स के क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सारे लगभग पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। और भी मैं फिजिक्स पर डिपेंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो लाऊंगी। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।